बेटा बिल्कुल चुप। फर्म कमिटमेंट की हेजिंग देखी थी, याद आ रहा है? अच्छा रिसर्च जरा प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। से मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 मई है और मैंने एक एसेट $1,00,000 का खरीदा है, ठीक है जी। बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। $1,00,000 का मैंने एक पीपी खरीदी, मैंने एग्रीमेंट किया सर, ठीक है जी। बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। सर ये हमें रिसीव होगा 31 जुलाई को और हमने पेमेंट भी 31 जुलाई को करनी है। तो मुझे बताओ, हमने खरीदा एक एसेट पीपी $1,00,000 का, जिसमें पीपी भी हमें रिसीव होगा 31 जुलाई को और पेमेंट भी हमने 31 जुलाई को ही करनी है। अभी सिर्फ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये एक फर्म कमिटमेंट है? हाँ सर, क्योंकि हमारे पास एसेट तो मौजूद नहीं है। एसेट तो हमें रिसीव होगा कब? जुलाई में जाके, कोई 31 जुलाई को जाके रिसीव होगा। मई, जून और जुलाई के 3 महीने पड़े हुए। अच्छा सर, मैंने क्या किया, एक फर्म कमिटमेंट जो मेरी बैलेंस शीट पे मौजूद नहीं है उसको हेज करना चाह रहा हूँ। इसमें हेज किस चीज को कर रहा हूँ मैं? सर ये $70,000 जो मैंने पे करने हैं ना सर, ये पे करने 31 जुलाई को, उस दिन पता नहीं क्या रेट हो। आज जो मेरे पास सर स्पॉट अवेलेबल है सर, आज जो स्पॉट चल रहा है 1 मई को सर, वो चल रहा है तकरीबन कोई $150 का, ठीक है जी। और सर मैं अगर फ्यूचर में डॉलर्स खरीदने जाऊं, डॉलर तो सर मुझे फ्यूचर में डॉलर मिल रहा है जनाब $160 का। सर जब मैं 30 जून पे पहुंचता हूं ईयर एंड के ऊपर, तो पता चलता है सर मेरे पास डॉलर 162 का हो गया और फॉरवर्ड में सर ये अवेलेबल है जनाब 165 का। और सर अगर मैं 31 जुलाई को जाता हूं तो सर मेरे पास स्पॉट और फ्यूचर दोनों 170 पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ऐसा। अब बताएं सर, मैं आपसे बड़ी बेसिक चीज ये जानना चाह रहा हूं, मेरे पास सर ये हेजिंग किस चीज की है? एक एग्जिस्टिंग एसेट की है या एक फर्म कमिटमेंट की है? फर्म कमिटमेंट है क्या? सर मैं एक एसेट खरीदूंगा जिसके लिए मैं पैसे पे करूंगा, एसेट मुझे मिलेगा 3 महीने बाद, पैसे भी मैंने 3 महीने बाद देने, सर ये इस चीज की हेजिंग है। अब बताएं सर, मेरी बैलेंस शीट पे हेज आइटम तो मौजूद ही नहीं है। हेज आइटम है क्या सर? एसेट की परचेज है, पेमेंट है, वो मेरी बुक्स में तो है ही नहीं, ना एसेट है ना लायबिलिटी है। हाँ सर, मेरी बुक्स में अब एक चीज आना शुरू होगी, वो क्या? हेज इंस्ट्रूमेंट। हेज इंस्ट्रूमेंट इधर क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है सर, फ्यूचर जो आपने डॉलर खरीदे सर, हेज आइटम क्या है सर? परचेज ऑफ पीपी विच इज द फर्म कमिटमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज पीपी इज अ फर्म कमिटमेंट। फिर पूछ रहा हूं सर, इधर हेज आइटम क्या है? फर्म कमिटमेंट, दैट इज परचेज, कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज द एसेट। सर इधर हेज इंस्ट्रूमेंट क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सर फ्यूचर में हमने क्या खरीदा है? डॉलर्स। क्या खरीदे? डॉलर्स। किस चीज के लिए? इधर 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? फ्यूचर में एसेट खरीदेंगे, पैसे देंगे, वो पैसे कहां से आएंगे? उसके लिए आज एक और कॉन्ट्रैक्ट किया हमने सर, डॉलर खरीदने का, ताकि डॉलर खरीदें और हम क्या करें उसके बाद 3 महीने बाद उसकी पेमेंट करिए। दोबारा पूछ रहा हूं, इधर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। एक क्या है? 3 महीने बाद सर आपने एक एसेट खरीदना है $1,00,000 का, $1,00,000 देने, एसेट ले लेना है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सर आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया $1,00,000 खरीदने का, ऐसा। अब आए जरा सर प्लीज बेटा बोर्ड में देखना, ये सबसे ज्यादा दफा जो है वो टेस्टेड एरिया ही। सर मैं अगर चाहूं तो फर्म कमिटमेंट जो स्टैंडर्ड मुझे अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू हेज, लेकिन अगर उसमें फॉरेन करेंसी का रिस्क हो तो सर स्टैंडर्ड कहता है कि आप फर्म कमिटमेंट को हेज कर सकते हो। किससे? कैश फ्लो से भी और किससे? फेयर वैल्यू से भी। फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्म कमिटमेंट की हेजिंग किससे होती है सर? हमेशा फेयर वैल्यू हेज से। अगर सर इसमें फॉरेन करेंसी का रिस्क हो तो फेयर वैल्यू भी यूज हो सकता है और कैश फ्लो भी यूज हो सकता है। मैं सर इसको सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूं किससे? कैश फ्लो हेज से। मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास फुल वैल्यूज बताओ कितनी है? फुल वैल्यू स्पॉट पे सर कितनी? सर 150 इंटू 1,00,000 कितने बेटा? 150 इंटू 1,00,000 कितने बेटा? ये और ये मल्टीप्लाई करें तो 15 मिलियन। सर 162 इंटू 1,00,000 16.2 मिलियन। सर 180 इंटू 1,00,000 सर 18 मिलियन। पक्का? सर फिर मुझे एक बात बताएं, स्पॉट के बाद फ्यूचर कितने जी? 16 मिलियन। फिर सर 16.5 मिलियन। सर फिर 18 मिलियन। सर फुल वैल्यूज के बाद सर मेरे पास
सर चेंज। सर बताएं जो एसेट मुझे आज 1.5 मिलियन का या 15 मिलियन का मिल रहा है, सर डॉलर महंगा होने की वजह से वो मुझे 16.2 मिलियन का मिलेगा, तो मुझे क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है सर, आइटम पे लॉस हो रहा है। क्यों सर? जो एसेट अगर आज मैं खरीदता तो 15 मिलियन का मिलता, डॉलर महंगा होने की वजह से सर मुझे पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, मुझे लॉस हो रहा है सर। स्पॉट पे कितने का लॉस है? कितने का? 1.2 मिलियन का। सर मैंने फ्यूचर में डॉलर खरीदा है, ये मेरा बाइंग रेट है, अगर इसको मैं इस रेट पे सेल करूंगा तो मुझे क्या होगा? गेन होगा कितने का? 1.5 ना 5 लाख? 5 लाख सर। फिर उसके बाद यहां से यहां तक का चेंज कितना? 1.8 मिलियन। फिर मेरे बच्चों यहां से यहां तक का चेंज 1.5 लाख। लानत तुम्हारी शक्ल पे। अब बताएं सर, सुने सुने सुने, बिल्कुल खामोश। सर चूंकि मेरी बुक्स पे, बोर्ड पे देखो, क्योंकि मेरी बुक्स पे सर हेज आइटम मौजूद ही नहीं है, तो मैं उसका फेयर वैल्यू का चेंज कहां रिकॉर्ड करूं? मेरे पास जगह ही नहीं है। तो मैं सिर्फ किसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं? हेज इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग कर रहा हूं। किस हिसाब से? कैश फ्लो हेज के हिसाब से। तो मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास हेज इंस्ट्रूमेंट पे 5 लाख का गेन आया है, मैंने इस रेट पे बाय किया था, इस रेट पे सेल करूंगा, बाय लो सेल हाई, मेरे पास 5 लाख का गेन है। सर मैंने आपको कहा था कि हेज इंस्ट्रूमेंट और आइटम के चेंज को कंपेयर करना, अगर इंस्ट्रूमेंट का चेंज ज्यादा हो, इंस्ट्रूमेंट का चेंज ज्यादा हो तो एक इनइफेक्टिव पोर्शन क्रिएट हो रहा है किससे? इंस्ट्रूमेंट से, वो जाएगा पीएनएल में। सर क्या इधर आइटम का, सॉरी इंस्ट्रूमेंट का गेन आइटम से ज्यादा कम है? कम है सर। 5 लाख रुपए बेटा 12 लाख से कुछ भी हो जाए दुनिया, कोई भी वायरस आ जाए, कम ही रहेंगे। 5 लाख रुपए कम है, 12 लाख रुपए ज्यादा है सर। तो बताएं मैं अपने पास एंट्री पास कर रहा हूं किस तारीख को? 30 जून को। क्या एंट्री पास कर रहा हूं सर? डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से? 5 लाख से, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट कितने से? 5 लाख रुपए से। डन हो गया। अब बताएं इसके बाद फिर एक एंट्री में पास कर रहा हूं सर, किस तारीख को? 31 जुलाई को। क्या एंट्री पास कर रहा हूं सर मैं? डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने थे सर? 15 लाख से, और ओसीआई क्रेडिट कितने से जनाब? 15 लाख से। सर इसमें से कोई पोर्शन पीएनएल में नहीं जाएगा? जाता सर अगर ये 18 लाख नहीं होते बल्कि 15 लाख से कम की कोई फिगर होती। आप बताएं सर मैंने 2 एंट्रीज पास कर ली, 30 जून को भी, 31 जुलाई को भी। फिर इसके बाद मैंने एक एंट्री पास करनी है सर, किस चीज की? 31 जुलाई को सर मैं पीपी खरीदूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा मेरे बच्चों? पीपी डेबिट कितने से? कितने डॉलर मैंने देने पड़े सर? 1 लाख। किस रेट पे? आखिर रेट सर 180। ये कितना हो गया जनाब? 18 मिलियन रुपए मैंने पे किए। लेकिन अफसोस हो रहा है मुझे, क्योंकि सर जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस दिन पे मेरे पास डॉलर का रेट 150 था सर। अब कितना हो गया जनाब? अब बताएं सर मैं इसके बाद एक एंट्री और पास करूं, किस चीज का? सर जितना ओसीआई आपने, अच्छा पहले तो डेरिवेटिव एसेट इन कैश करके लिया। क्या एंट्री पास करूं सर? कैश डेबिट कितने से? 2 मिलियन। कैसे 2 मिलियन सर? डेरिवेटिव एसेट जो टोटल जमा हुआ है कितने का जमा हुआ है? 2 मिलियन का। 2 मिलियन से कैश डेबिट और सर डेरिवेटिव एसेट क्रेडिट कितने से? 2 मिलियन। डन। अब बताओ इसके बाद क्या एंट्री पास करूं सर? सर मेरे पास जो ओसीआई का बैलेंस पड़ा है इसका क्या करूं? सर स्टैंडर्ड कहता है ओसीआई को आपने ऐसा ऐसा पीएनएल में डालना है, जब जब हेज आइटम पीएनएल को हिट करे ये भी पीएनएल को हिट करे। हेज आइटम सर मेरे पास अब रिकॉग्नाइज हो चुका है, एसेट आ चुका है, तो सर इस ओसीआई को मैं ऐसे पीएनएल में डालूं जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो, मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के पीएनएल में डालता रहा सर। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है अब ये काम नहीं करना, आप सिंपली इसको क्या करना? ओसीआई को उठाना और पीपी में एडजस्ट कर देना। इससे होगा क्या सर? आपका पीपी रिड्यूस वैल्यू पे आ जाएगा, तो सर वो डेप्रिसिएशन रिड्यूस होकर बुक होगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो बताओ मैं ओसीआई का क्या करूं सर? ओसीआई डेबिट कितने से सर? 2 मिलियन। और पीपी क्रेडिट कितने से जनाब? 2 मिलियन। ऐसा। अब बताओ सर मेरे पास नेट पीपी कितने पे रिकॉर्ड हो गया सर? 16 मिलियन। अब देखो इसमें एक चीज टेक्निकली अपने दिमाग में रखना, जो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात बताओ सर, इस पूरी अरेंजमेंट में हमने कितना नेट कैश पे या रिसीव किया शुरू से लेकर आखिर तक? सर हमने 18 मिलियन का कैश यहाँ पे किया, यहाँ हमने 18 मिलियन का कैश पे किया, लेकिन हमने यहाँ पर 2 मिलियन का कैश रिसीव किया। कितना नेट? 16 मिलियन। अब बताएं सर 16 मिलियन जो मेरे पास अमाउंट है सर, ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम, ओवर द लाइफ,
सर मेरे पास 16 मिलियन से ज्यादा का एक्सपेंस बुक नहीं होना चाहिए। अब बताओ सर मेरे पास कहीं पीएनएल हिट हुआ है? डेरिवेटिव एसेट ओसीआई, डेरिवेटिव एसेट ओसीआई, पीपी, कैश, पीपी, नहीं कहीं कोई पीएनएल नहीं है। सर मेरे पास पीपी आ रहा है कितने का? 16 मिलियन। ये डेप्रिशिएट होगा ओवर द पीरियड, तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा? कैश कितना पे किया है? याद रखना सर आपका टोटल एक्सपेंस जो पीएनएल में जाना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो और कैश की पेमेंट क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये कंट्रोल है इस चीज का कि तुमने सवाल सही किया नहीं किया। बताएं सर मेरे पास पीपी कितने पे रिकॉर्डेड है? 16 मिलियन के ऊपर। सर मेरे पास से कैश कितना गया? 16 मिलियन। ओवर द पीरियड सर पीपी एक्सपेंस आउट होगा कितने से? 16 मिलियन से। सर मेरा कैश पेड और एक्सपेंस हमेशा बराबर रहेगा। दिल पूछो। सर हम जिससे भी फ्यूचर ले रहे हैं या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं या फिर 3 महीने बाद इतना डॉलर लगेगा, उसको हम कुछ तो पे कर रहे होंगे ना, वो हमें पीपी तो नहीं देगा। देखो हमने कुछ लिया भी नहीं है ना, मतलब हमने उस बंदे सिर्फ एक एग्रीमेंट किया है। अगर तुमने को कंसिडरेशन पे की होती जैसे एडवांस पे किया होता, ठीक है ना, जैसे तुमने कहा 1 लाख में से 10,000 तो अभी ले लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ फ्यूचर ऑब्वियसली हमें सर मार्जिन देना पड़ता है, लाजमी देना पड़ता है। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल हम इसको रिकॉर्ड करते हैं सर, मार्जिन एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, वो एंड में आके फिर हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। हमने किया ना सवाल बीच में किया था हमने शुरू में, मार्जिन एसेट का हमने सवाल, मैं क्वेश्चन नंबर तो मैं बता देता हूँ। अगर होता तो क्या एंट्री पास करते, ज्यादा छोड़े यहाँ बताएं सर। मैं पहले दिन एंट्री पास करता किस तारीख को? 1 मई को। से 4 लाख रुपए हमने मार्जिन दिया, तो मार्जिन डेबिट 4 लाख से, कैश क्रेडिट 4 लाख से। एंड पे आके मैं क्या करता, जब ये डेरिवेटिव एसेट लेने जाता पैसे, तो मैं इधर 2 मिलियन के साथ साथ वो 4 लाख रुपए भी वापस लेकर आता। अगर मुझे पैसे पे करने होते तो वो 4 लाख रुपए में एडजस्ट कर देता। वो टेक्निकली मेरा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप का उसके पास पड़ा, ठीक है जी जनाब। बेटा इसको जरा स्पीड में कॉपी करना, लंबी नहीं करना बेटा। यार खुदा के बंदे, एक वो बीएफडी का पर्चा नहीं पूछ रहा कि मेंटेनेंस मार्जिन भी तुमसे मांगता रहा है, उसको आईएफआरएस 9 पूछना है। जी नहीं आया इसके अंदर, आइटम की वजह से आया, उसकी वजह से नहीं आया। इंस्ट्रूमेंट का चेंज देखो कितना है, इंस्ट्रूमेंट का चेंज ना, इंस्ट्रूमेंट का चेंज कितना देखो, इंस्ट्रूमेंट का चेंज 5 लाख। अगर ज्यादा होगा ना तो ठीक है यार एक एहसान करो, उसको करके बैठ। जी बेटा यार देखो एक इल्तिजा है, अगर डिस्कशंस नहीं करो सिर्फ कॉपी कर लो तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। भाईजान नहीं वो भी करा। यार अगर मैंने कॉपी करने का टाइम दिया ना तो उसको खुदा के वास्ते कॉपी कर लो।
तूने क्यों मुंह पे मांस डाला है? नहीं बिल्कुल देखो उसके चेंजेस को। हाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, कैश फ्लो में हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं ना, आइटम को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है देखो बेटा, एक इल्तिजा है, आप लोग कम बातें करोगे, स्पीड में चीज़ निकल जाएगी। मर्जी है आपकी, बैठना सुकून से लगे रहो, बातें करते रहो। 5-5 लोग एक साथ पता नहीं किस चीज़ की डिस्कशन में लगे हुए। बढ़े हम आगे। यानी कर लिया, बढ़ जाए हम आगे। अच्छा जी सर, आप लोग जरा इस सवाल पे आओगे। सर ये है क्वेश्चन नंबर, एंड आउट बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, कितनों को नहीं मिला? 1 2 3 लोगों को नहीं मिला। जरा सा शेयर कर लो यार, आज शेयर कर लो थोड़ा सा, पास पेपर के सवाल है, शेयर कर लो। चलो जी सर, मैं इसको रीड कर रहा हूं। ये करें जनाब, एशिया स्पोर्ट्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 82। Sir, Asia Sports Limited signed a contract on 1st May 2015 to buy a high-speed machine to cater to the growing demand of its products. ठीक है जी, कोई तेज रफ्तार वाली मशीन इसने खरीदनी थी। The machine costed $6 million and the amount was paid on 1st August 2015. ठीक है जी सर, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है 1 मई को, पेमेंट कब करनी है हमने? 1st अगस्त को। ठीक है जी। ASL lent the foreign currencies by entering into a 3-month forward contract with a bank to buy 6 million on 1st August 2015. सर हमने एक एग्रीमेंट कर लिया 1st मई को कि हम जो है 1st अगस्त को $6 मिलियन जो है बैंक से बाय करेंगे। सर नीचे डेट्स आ गई है सर, 1 मई, 30 जून, 1 अगस्त। सर स्पॉट और फ्यूचर के रेट्स आ रहे हैं, तो वो कह रहे जनाब हमारा ईयर होता है 30 जून के ऊपर। सर मुझे बताइए ये किस चीज की है? देंगे एग्जिस्टिंग एसेट की फॉर्म कमिटमेंट, फॉर्म कमिटमेंट की। सर मैं इसको कैश फ्लो से भी कर सकता हूं, उसको मैं फेयर वैल्यू से भी कर सकता हूं। मैंने अभी तक आपको सिखाया कैश फ्लो का, ठीक है। इसका फेयर वैल्यू कैसे होगा वो अभी तक मैंने नहीं सिखाया, मुझे इसको पहले कैश फ्लो से कर दो। टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी।
चलो जी सर, इसको साथ साथ कर लेते हैं। यहाँ देख लो मेरे पास सर स्पॉट और फ्यूचर की प्राइसेस मैंने नोट कर लिए जो सवाल में दिए हैं। ये कर रहे हो तुम लोग खुद? करो शायद सर, प्लीज बोर्ड में देख लें। अगर मैं फुल वैल्यूज पे जाऊं बेटा, बिल्कुल चुप, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 मिलियन से, क्या आ रहा है सर? कितना बेटा? 619.2। ये एग्जैक्ट 33। अच्छा जी सर, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे चेंज पूछूं तो सर मेरे पास स्पॉट पे जो चेंज है और मेरे पास जो फुटूरे पे चेंज है 13.08, ये 11.2, फिर 11.222, फिर अच्छा जी सर, अब अगेन फ्यूचर का जो चेंज है, इंस्ट्रूमेंट का चेंज आइटम से दोनों केसेस में कम है, तो गेन इफेक्टिव पोर्शन क्रिएट नहीं हो रहा। अब बताएं फिर मैं एंट्री क्या पास करूं सर? मैं एंट्री पास करूं सर किस तारीख को? 30 जून को मैं एंट्री पास कर रहा हूं सर। मेरे पास बताएं सर, मुझे लॉस हुआ है गेन हुआ है? सर मैंने इस रेट पे डॉलर बाय किया है, इस पे सेल करूंगा तो मुझे गेन हुआ है, ऐसा। और दूसरा ये कि डॉलर बतदरीज महंगा होता जा रहा है, मुझे मशीन महंगी मिलेगी, तो स्पॉट पे मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। फ्यूचर पे मुझे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो सर मैं एंट्री पास कर रहा हूं डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से? 11.22 और OCI क्रेडिट 11.22। इसके बाद सर फिर मैंने एक एंट्री पास की सर, डेरिवेटिव एसेट फर्दर डेबिट कितने से? 3 रुपए से। OCI क्रेडिट कितने से? 3 रुपए से। इसके बाद फिर मैंने एक एंट्री पास की किस चीज की सर? सर PP डेबिट। ये मैंने कब पास की? 1 अगस्त को। PP डेबिट कितने से? 636 से। कैश क्रेडिट कितने से? 636 से। फिर सर मैं कैश ले आऊं सर डेरिवेटिव एसेट का कितने का? 14.22 और इसके बाद मैं क्या करूं सर? जो OCI का बैलेंस है ये उठा के आप PPE में क्लोज कर दें, ऐसा है सर? यही है दोस्त। अब प्लीज बोर्ड पे देखना जी। अल्लाह के बंदे, फ्यूचर मार्केट में जब तुम चीज खरीदते हो उसकी डिलीवरी डेट इसी तरह बताई जाती है कि आज मैं एक एग्रीमेंट कर रहा हूं कि मैं 1 अगस्त को इतने डॉलर खरीद के इतने पैसे दूंगा। तो मैंने फ्यूचर में यहाँ क्या किया? देखो मेरी जान, यहाँ क्या किया मैंने? उर्दू जुबान में आसान उर्दू जुबान में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुन लो भाईजान, अंग्रेजी इसकी पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं जनाब, ASL hedge the foreign currency risk by entering into a 3-month forward contract। 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो कहेगा जनाब बैंक से हमने बाय करने $6 मिलियन ऑन 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को आना है, हमने बैंक से $6 मिलियन देने हैं, उसको पैसे देने। अग्रीमेंट कब कर रहे हैं? आज 1 मई को। 3 महीने का अग्रीमेंट है। सेटलमेंट कब है इसकी? 1 अगस्त को है। तो सर सीधी सी बात है, मैं जो अग्रीमेंट कर रहा हूं आज कर रहा हूं ना, उसकी एग्जीक्यूशन कब होगी? 3 महीने बाद होगी। तो 1 मई को अग्रीमेंट करूंगा तो मैंने क्या किया? मैं कहूंगा भाई मैंने 1 मई को डॉलर बाय किए हैं जो मुझे मिलेंगे कब? 1 अगस्त को जाके। मैंने पैसे कब देने? 1 अगस्त को जाके देने। तो बाय का कॉन्ट्रैक्ट आज से शुरू होगा। मेन थीम ही हिट हो रही है ना इसमें हेजिंग की। ठीक है जी। अब बताएं सर, देखो मैं फिर एक चीज रिपीट कर दूंगा। देखो जो बंदा सवाल बनाता है ना, एक ये मेरी इल्तिजा है ना, एक होता है सीधा जो मतलब मीनिंग जारी होती है एक चीज की। एक होती है यार इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, हम क्यों बाय डिफॉल्ट उसी पे जाते हैं कि इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, सीधे मतलब पे हम क्यों नहीं जाते? नहीं एक मतलब एक सीधा स्टैटिंग का सवाल बना हुआ है, वो बता रहे नहीं, हम कह रहे नहीं यार सीधा मतलब तो छोड़, उल्टे मतलब पे पहले सोचो। नहीं यार जब एक चीज सीधी, अब बीच में एक सवाल हो रहा है कि 31 दिसंबर में मुझसे कहा जनाब फॉर डिलीवरी ऑन 30 जून, उसने कहा सर 30 जून का रेट है। तो अंग्रेजी सुकून। और देखो एक बेसिक हेजिंग है क्या, अगर मुझे फ्यूचर में डॉलर चाहिए मैं क्या करूंगा? आज से खरीद लूंगा और अग्रीमेंट में लिखूंगा क्या से ठीक 3 महीने बाद मैंने डॉलर्स लेके आपको पैसे देने।
ठीक है ना। तो जरा मतलब बाय डिफॉल्ट ना चीजें क्लियर रखा करो। सर अब आए जरा सर बिल्कुल खामोशी से, सर सुकून से एक चीज हमने और सुननी है, बड़े स्टेप आगे। ये किसी ने कॉपी तो नहीं करना ना, जल्दी कर लो यार, बहुत टाइम वेस्ट कर दो तुम लोग खुदा की कसम। इस क्रूशल जंक्शन पे भी तुम लोग ये हाल है यार। मैंने बातें करने का टाइम नहीं दिया जी बेटा। एक सेकंड, नहीं, यस हम उसको होल्ड करते हैं जब तक एसेट एक्वायर्ड नहीं हो जाता, ठीक है। इवन अगर तुम्हें लगता है कि ट्रांजैक्शन डिले हो गई, विचोर हो गया पहले, तो भी आप उसे को होल्ड करके रखते हो किस चीज के लिए, एसेट आने लगते हैं, ठीक है। बेटा तुम लोग किसी इंसान के बच्चे ही नहीं हो, ठीक है ना, समरी है। रिकॉर्डिंग में आने दो, फैक्ट थोड़ी देना हो सकता है। आगे बढ़ो जरा दोस्त। सर मुझे एक बात बताया, मैं अभी आपके सामने फिर एक छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूं और मैं इसको इस दफा सॉल्व करूंगा सर फेयर वैल्यू एड से, ठीक है। अब आओ जरा सर अगेन मेरे पास सर फर्स्ट में 30 जून और बेटा अल्लाह को मान ले, चुप हो जा। ये मुंह पे आगे जो तूने खौल डाला ना, इसके बाद अपना मुंह भी बंद कर ले, बंद कर ले। यार अल्लाह ना करे कोई एक आध केस भी, एक 10 केस निकल आए ना कराची से, और तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ना क्लास लेने की ना क्लास में आने की, ठीक है ना। जरा इंसान के बच्चे बन के बैठ जाओ, जरा सा इंटेंसिटी को वो करो, बाद में अजाब बन जाएगा तुम्हारे लिए। बंदे के पुत्र बन जाओ यार, ठीक है ना। अब पढ़ाएं सर। सर हमने $1,00,000 का ना एक एसेट खरीदा जो हमें मिलेगा 31 जुलाई को, ठीक है। अब सर गौर से लेना, 31 जुलाई को मिलेगा, आज 1 मई सर। और सर आज मेरे पास स्पॉट रेट है 150 रुपये का। सर मेरे पास फ्यूचर है जनाब कोई 156 रुपये का, ठीक है जी। हम गौर सुनना सर, ये क्या जनाब मेरे पास से 157 का, और ये मेरे पास आ रहा है सर 159 का। ऐसे ही सर बोर्ड में देखना, मैं इसकी सर हेजिंग कर रहा हूँ 2 तरीके। बेटा अल्लाह को मानो, चुप कर जाओ, आपको बात नहीं करेगा यार। सर इसको $1,00,000 की जगह ना मैं $1,000 कर देता हूँ ताकि दायरे इंसानियत में रहें। सर $1,000 का ना मैंने एक एसेट खरीदा, ठीक है जी। ये अपना सवाल दे रहा हूँ मैं आपको सर। और सर मुझे डर है कि जब ये एसेट मुझे रिसीव होगा 31 जुलाई को, तो उस दिन डॉलर का रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ गया होगा और सर हमें पैसे देने में ना मुश्किलात पेश आएंगी, ठीक है जी। तो सर मैं फुल वैल्यूज लेके चल रहा हूँ। बताएं मेरे पास सबसे पहले सर स्पॉट 1000 × 150 कितने जी, 1.5 लाख, 1,57,000 और 1,70,000 ऐसा। सर मेरे पास जो फ्यूचर है अच्छा जी। सर अगर मैं चेंजेस देखूं स्पॉट पे मेरे पास सर चेंज आ रहा है कितने का, 7,000 का, फिर 13,000 का। सर मेरे पास फ्यूचर पे जो चेंज आ रहा है वो 3,000 का और 11,000 का। सर इन तीनों केसेस में फ्यूचर का चेंज स्पॉट के चेंज से कम है, तो इसका मतलब है सर कोई इनइफेक्टिव पोर्शन नहीं निकल रहा। ऐसा ही सर अब मैं काम कर रहा हूं सर, मैं इसी सवाल को 2 तरीकों से सॉल्व कर रहा हूं सर। प्लीज बोर्ड पे देखिए, आज तक एग्जामिनर ने फर्म कमिटमेंट की फेयर वैल्यू हेजिंग नहीं करवाई है।
जो सवाल दिया था ना इसमें भी ये नहीं बताया कि किस हेड से जाना है, उसने अपना सोल्यूशन कैश फ्लो हेड से किया और नीचे लाइन लिख दी कि आप इसको फेयर वैल्यू हेड से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी। अब सर मैं अपने सामने ना दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रख रहा हूँ सर। सबसे पहले सर मैं इसको लेके जाऊंगा फेयर वैल्यू हेज पे, और यहां मैं कर रहा हूं सर कौन सा, मुझे एक बात बताओ, कैश फ्लो हेज में मैं एंट्री पास करता हूं 30 जून को, पहली एंट्री सिर्फ इसकी एंट्री पास करता हूं। हेज इंस्ट्रूमेंट की आइटम की अकाउंटिंग करते नहीं हम, हेज इंस्ट्रूमेंट की क्या एंट्री पास करूं सर मैंने इस रेट पे बाय किए हैं डॉलर्स और यहां सेल करूंगा तो सेल में ज्यादा पे कर रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, कितने का, 3000 रुपए का। तो सर मैंने अपने पास एंट्री पास की डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से, ओसीआई क्रेडिट कितने से, 3000 रुपए से, डन। अब अगर फेयर वैल्यू हेज होती बोर्ड में देखना तो सर फेयर वैल्यू हेज पे एग्जामिनर या स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है कि आप हेज आइटम की भी अकाउंटिंग करो, उसमें जो चेंज आ रहा है वो पीएल में डालो, इंस्ट्रूमेंट में जो चेंज आ रहा है वो पीएल में डालो। अभी आइटम तो है ही नहीं बैलेंस शीट के ऊपर, अब क्या करें सर, आप नहीं सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है एक डमी आइटम अपने बैलेंस शीट पे क्रिएट करो, वो या तो फर्म कमिटमेंट एसेट होगा या फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी होगी। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, अगर मैं एसेट डे 1 पे खरीदता कितने में मिलता मुझे, सर बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको नहीं लगता डॉलर महंगा होने की वजह से अब मुझे एसेट महंगा मिलेगा 7000 ऐसा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे फायदा हुआ है किसके, सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से 3000 का फायदा हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे 7000 का क्या हुआ, नुकसान हुआ सर। तो बताया मैं दोनों को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो लॉस है उसको मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, पीएनएल डेबिट कितने से 7000 और फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 7000। फिर दूसरा सर एक और एंट्री डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से 3000 रुपए से और पीएनएल क्रेडिट कितने से। अब देखें ये एंट्री दोनों जगह कॉमन है, फर्क सिर्फ ये कि एक जगह चेंज जा रहा है ओसीआई में, दूसरी जगह चेंज कहां जा रहा है, पीएनएल में जा रहा है। अब सर सुकून से तसल्ली से एक स्टेप आगे जाते हैं हम, ये हमारे पास किस डेट की एंट्रीज हैं, 30 जून की एंट्रीज हैं। अब मैं एक और एंट्री पास कर रहा हूं सर, कब, 30 जून के बाद, कब सर 31 जुलाई को। मेरे बच्चों 31 जुलाई को फिर एंट्री देखूं तो सर इंस्ट्रूमेंट में चेंज 11 का है, आइटम में चेंज 13 का है, यहां मैं एंट्री पास कर रहा हूं सर पहले 31 जुलाई पे क्या एंट्री पास करूं, डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से 11000 और डन। इधर में दो एंट्रीज पास करूंगा, मैं कहूंगा भाई एसेट मेरे लिए और महंगा हो गया 13000, तो मैं अपने पास एंट्री पास कर रहा हूं, लॉस डेबिट कितने से 13000, फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से। एट द सेम टाइम सर मैं एक और एंट्री पास करूंगा, दैट इज डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से 13000 और सॉरी 11000 सर 11000 से एसेट डेबिट और 11000 से पीएनएल क्रेडिट, डन हो गया। अब बताओ सर मेरे पास यहां भी फिजिकली एसेट रिसीव होगा, सर जब एसेट रिसीव होगा 31 जुलाई को मैं क्या एंट्री पास करूंगा सर, पीपी डेबिट कितने में सर रिकॉर्ड करूं, पीपी आखिरी दिन का हिसाब किताब क्या सर 170, पीपी डेबिट कितने से 1,70,000 और 1,70,000। एट द सेम टाइम फिर यहाँ एंट्री पास करूंगा किस चीज की, ओसीआई डेबिट कितने से 14,000 रुपए से और कितने से डन। अब सर मेरे पास नेट पीपी कितने पे रिकॉर्ड हो गया, सर 150 कैसे बेटा 156 पीपी माइनस ओसीआई का बैलेंस, ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, इसमें एक चीज और भी कर लो जो हमने नहीं की, वो डेरिवेटिव के पैसे जाके एक्सचेंज से ले वो देख लेना खुद, ठीक है। पीपी डेबिट सर कैश क्रेडिट और फिर हमने ओसीआई का सारा बैलेंस यहाँ डाल दिया। मुझे एक बात बताओ सर, आपने इधर एक एंट्री मिस की है, वो एंट्री यहाँ पास कर लो, वो क्या थी सर, कैश डेबिट कितने से 14,000 और मुझे एक बात बताओ सर, ओवर द टर्म यहां से लेके यहां तक मैंने कितना कैश पे किया सर, सर 170 का कैश पे किया है, 14,000 का कैश रिसीव किया, कितना कैश पेड कितना 150
बताएं सर ओवर द पीरियड में एसेट को डेप्रिशिएट कितने से करूंगा 156 से। इसका मतलब जितना कैश मैंने पे किया जितना मैंने एसेट डेप्रिशिएट करना है दोनों बराबर है। लेकिन इस तरफ जब मैं आऊंगा मैं पहली एंट्री पास करूंगा सर 31 जुलाई को किस चीज की कैश डेबिट कितने से 14,000 डेरिवेटिव एसेट क्रेडिट कितने से 14,000 ये एंट्री सेम है सर यहाँ पे। फिर एक एंट्री सर पीपी डेबिट कितने से 170 से कैश क्रेडिट कितने से सर 170 से सर ये एंट्री भी सेम है सर। फिर इसके बाद सर अब बताओ इधर तो सर ओसीआई था इधर क्या करें सर इधर फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी उठाएं और एसेट की कैरिंग अमाउंट में क्लोज कर दें। कितने की है सर ये 7 और 13 कितने 20। तो मैं सर ये 20 से डेबिट करूं और पीपी क्रेडिट कर दूं कितने से 20 से। अब मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है बताओ इधर पीपी का बैलेंस कितना रह गया। इधर पीपी का बैलेंस जो ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट होगा वो 1.5 लाख का रह गया। कैश कितना पे किया हमने कैश हमने कितना पे किया 14 ये और 170 ये कितना जी नेट 150। तो सर ये तो 6,000 कम है कैश तो हमने ज्यादा पे किया है खर्चा कम है। ऊपर जाओ ना 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 मुझे बताओ पीएनएल में कितना अमाउंट तुमने डाला है सर 7 ठीक है जी। यहाँ कितना अमाउंट डाला है तो नेट कितने का लॉस बुक किया 4,000। फिर आपने सर इधर 13 और 11 कितने 2 तो 6,000 रुपए आपने ऑलरेडी पीएनएल में डाल दिए ठीक है जी। जिसको मैं नाम दे रहा हूँ हेजिंग लॉसेस कितने के 6,000। ओवर द पीरियड आप एसेट को कितना डेप्रिशिएट करोगे 1.5 लाख। तो सर ये दोनों मिला के कैश के बराबर है। मुझे बताओ कैश फ्लो में क्या आ रहा है 156 से एसेट कैपिटलाइज हो गया है और कैश क्रेडिट हुआ। सर ये याद रखना दोनों में टोटल एक्सपेंस हमेशा कैश पेमेंट के बराबर होगा। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस ओवर द पीरियड डेप्रिशिएशन नाम पर बुक करो कैश के बराबर है। इधर भी टोटल एक्सपेंस ओवर द पीरियड डेप्रिशिएशन और इसके नाम पर बुक कर लो हेड लॉस के नाम पर बुक करो वो भी कैश के बराबर है। एक चीज देखो नोट कर लो अभी देखते हैं एग्जामिनर ने रिक्वायर करके नहीं कहा आप कैश बैलेंस से या पेमेंट से मे बी फॉर अ चेंज सेटअप में कर वो देख फॉर्म कमिटमेंट की ट्रांजैक्शन आराम से कहे चलो भाई काम करो जरा क्या दे दो उसको कैश बैलेंस से करके दे दो और साथ साथ पेमेंट रिजल्ट करके दे दो दोनों से करके दे। तो याद रखना सर कैश बैलेंस में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग होती है आइटम को कंसीडर नहीं करते हैं सिर्फ चेंज देने के लिए कंसीडर करते हैं। सर जब फेयर वैल्यू में आइटम और इंस्ट्रूमेंट दोनों की अकाउंटिंग होती है। अब चूंकि आइटम की बैलेंस शीट पे नहीं है तो सर मुझे एक डमी लायबिलिटी का एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। सर इंस्ट्रूमेंट पे अगर मुझे गेन हो रहा है तो आइटम पे क्या होगा लॉस हो रहा होगा। सर इंस्ट्रूमेंट पे अगर मुझे गेन हो रहा है तो आइटम पे मुझे क्या हो रहा होगा लॉस हो रहा होगा। और सर अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा जो डेरिवेटिव एसेट है वो कैश में रिसीव कर लूंगा या फिर लायबिलिटी में पे कर देगा। सर जो एसेट खरीदना है वो खरीद के फर्म कमिटमेंट एसेट या लायबिलिटी जो भी मेरी बुक्स में बुक है उसको मैं क्या करूंगा सर पीपी के अंदर क्लोज कर दूंगा। कर लोगे ये मैनेज या कॉपी कर दो। बेटा इस हैच को जरा तरीके से देखना ये एग्जामिनर ने एक दफ़ा पूछा है और खैर जवाब उसका सही दिया है। बाद में पढ़ाने वाले लोगों को लगा ये गलत है लेकिन जब IFRS 9 में इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई 39 के हिसाब से उससे पूछा था लेकिन बाद में IFRS 9 ने इसको प्रॉपर्ली एक मॉडल के तौर पर अडॉप्ट भी किया ठीक है। यानी ये केस पहले से एग्जिस्ट करता था 39 में कवर्ड नहीं था एग्जामिनर ने प्रैक्टिस से उठा के पूछ लिया। अब IFRS 9 का सर फॉर्मल पार्ट बन चुका है। सर मेरे पास फर्स्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि मैंने 1,000 रिकॉर्डिंग खोल चुका हूँ बेटा $1,000 का ना एक एसेट परचेज करना है पहली मई को ठीक है। सर मेरे पास 30 जून आएगा ईयर एंड। सर फिर मेरे पास जो है वो से मिसाल के तौर पर इसको फर्स्ट मई की जगह मैं कर रहा हूँ सर 1 जून ठीक है। 30 जून आएगा फिर मेरे पास 31 जुलाई आएगा। सर इस डेट पे ना हमारा एसेट रिसीव हो जाएगा लेकिन सर मसला ये है कि हमने पेमेंट यहाँ करनी है 31 अगस्त को। 31 अगस्त को हमने करनी है पेमेंट ठीक है जी। सुनो दोस्त सर आज एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है $1,000 का 1 महीने बाद ईयर एंड आ जाएगा उसके 1 महीने बाद एसेट रिसीव हो जाएगा उसके 1 महीने बाद जाके पेमेंट होगी। अभी तक आप ये अज्यूम कर दें कि जिस दिन एसेट रिसीव हो रहा है पेमेंट भी उसी दिन हो रही है लेकिन सर यहाँ मैंने पेमेंट को 1 महीना आगे कर दी। अब सर देखिए एक चीज सुनो अब आपने सर डिफाइन कर दिया कि यार मैं जो 31 जुलाई को एसेट रिसीव हो रहा है ना इसको हेज करना चाह रहा हूँ
और इसकी कॉस्ट है कितनी, $1000। अब सर जरा तरीके से सुनना सर, स्पॉट है मेरे पास सर, अब डेट्स हैं 1 जून, 30 जून, 31 जुलाई और 31 अगस्त। अब मेरे पास सर 4 डेट्स हैं, ठीक है। 1 जून पे मेरे पास सर स्पॉट रेट है 150, इधर है 154, इधर है 160 और इधर है 175। सर इसी तरह सर मेरे पास फ्यूचर का जो रेट है सर, इधर है से 158, इधर है से 159, इधर है से 163 और इधर है से 175। अब सर सुना सर, मैं इसको लेके चल रहा हूँ कैश फ्लो से। मुझे बताओ सबसे पहले मैं अगर देखूँ तो मैंने डॉलर किस रेट पे बाय किए, 158 पे डॉलर बाय किए, क्योंकि मैंने सर पेमेंट करनी है डॉलर से, तो डॉलर मुझे रिसीव होगा कोई 31 अगस्त को। अब अगर सर मैं डॉलर को क्लोज आउट करूं इधर सेल करके, तो मुझे गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। इधर सेल करूं तो फर्दर गेन हो रहा है, इधर सेल करूं तो फर्दर गेन हो रहा है, ऐसा। तो मैंने काम किया सर, मैं निकाल लिया सर फुल वैल्यूज। स्पॉट कितना जी, 1.5 लाख, फिर 1,54,000, 1,60,000 और 1,75,000। फिर सर फुटूरे, इसको टैलेंट दिखाने का बहुत शौक है, बस जहाँ डोल की थाप बजती है ये खड़ा हो जाता है घुंघरू पहन के, ठीक है ना, मजबूर है ना, क्या करें भाई, अब इज्जत वाले प्रोफेशन में तू। हाँ जी सर मेरे पास डॉलर महंगा होने की वजह से मुझे मशीन पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 4,000 का, ठीक है जी। सर मुझे लॉस हो रहा है कितने का जी, 6,000 का। सर मुझे लॉस हो रहा है कितने का जी, 15,000 का, ऐसा। सर दूसरी तरफ मुझे फ्यूचर पे गेन हो रहा है कितने का, 1,000 का। फ्यूचर पे सर मुझे गेन हो रहा है कितने का, 4,000 का। फ्यूचर पे मुझे गेन हो रहा है कितने का सर, 12,000। और सर आप सारे केसेस में देखें तो फ्यूचर का गेन यानी जो इंस्ट्रूमेंट का चेंज है वो आइटम के चेंज से कम है। तो सर मैं पहली एंट्री पास कर रहा हूँ सर 30 जून पे, ठीक है जी। बेटा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, 30 जून पे जब मैं पहली एंट्री पास करता हूँ तो मैं अपने पास एंट्री पास करता हूँ सर डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से, 1,000 से। OCI क्रेडिट कितने से, बेटा बोर्ड पर ये रिकॉर्ड कर दिया मैंने। फिर 31 जुलाई, फिर डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से, 4,000 से। OCI क्रेडिट कितने से, 4,000 से। ये एसेट भी रिकॉर्डेड, ठीक है जी। अब सर यहां हमारे पास ना फिजिकली एसेट रिसीव हो गया इसी डेट पे, किस डेट पे, 31 जुलाई पे। अब बताओ सर मैं क्या करूं, सर PP डेबिट। अच्छा सर आपने एसेट तो रिसीव कर दिया लेकिन आपने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज आउट नहीं किया। आपने कहा मैंने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट तो पेमेंट के लिए किया है, पेमेंट तो अभी करनी है। हैज में एसेट को कर रहा था लेकिन पेमेंट तो की नहीं है मैंने अभी तक। पेमेंट कब करूंगा मैं, पेमेंट करूंगा सर मैं 31 अगस्त को। तो मैंने कहा यार 31 अगस्त तक मैं कॉन्ट्रैक्ट को चला पाऊं। सर 2 मेरे पास एसेट फिजिकली रिसीव हो चुका है। अब बताओ मैं क्या करूं, PP डेबिट कितने थे सर, कितने रुपए में मिला मुझे सर, बेटा स्पॉट के रेट पे ट्रांजैक्शन कितना जी सर, 1,60,000। बताओ एंट्री क्या पास करूं सर, PP डेबिट कितने से, 1,60 से, और पेबल सॉरी 1,60 से, ऐसा डन हो गया। अब बता सर मेरे पास उसके बाद फिर क्या एंट्री पास करूं सर नहीं, अब मेरे पास सर कैश आएगा नहीं, याद रखना, क्योंकि मैंने सर क्लोज आउट तो किया नहीं है उसको, ये रिकॉर्ड कर दिया। अब बताएं जितना OCI का बैलेंस ना यहाँ डाल दें, कितना जी, और यही है। अब बताओ सर मैंने PP डेबिट करके पेबल क्रेडिट कर दिया, उससे PP में क्लोज कर दिया। स्टैंडर्ड कहता है जनाब इधर आपकी हैज अकाउंटिंग बंद, इसके आगे आपने करनी है डेरिवेटिव की अकाउंटिंग। हैज अकाउंटिंग बंद क्यों, देखिए सर हैज अकाउंटिंग बंद हो जाता जब आपके पास जो फर्म कमिटमेंट है वो खत्म हो गया। फर्म कमिटमेंट नहीं है सर, मेरे पास एसेट आ चुका है,
अब मैंने सिर्फ एक पेमेंट बाकी है जो मैंने कब करनी है, आगे जाके करनी है। अच्छा वो पेमेंट है किसमें, डॉलर्स में, और वो है क्या, मॉनेटरी आइटम। बेटा बोर्ड पर वो है क्या, मॉनेटरी आइटम, उसकी रिवैल्यूएशन अलग करनी है और इंस्ट्रूमेंट को मैंने अलग देखना है। अब सर जो मेरे पास हेज इंस्ट्रूमेंट है वो नॉर्मल डेरिवेटिव अकाउंटिंग में चलेगा। बताओ नॉर्मल डेरिवेटिव अकाउंटिंग में हेज इंस्ट्रूमेंट में जो चेंज आते हैं हम कहाँ डाल देते हैं, पीएनएल में डाल देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ सर, मैं इस पॉइंट तक आ चुका हूं, इस पॉइंट के आगे मेरे पास लायबिलिटी बुक्ड है। बताओ लायबिलिटी मेरे पास कितने रुपए पे बुक्ड है, 1,60,000 रुपए पे। सर कितने डॉलर से, 1000। अब बताएं सर थोड़ा आगे गए तो हमें लायबिलिटी पे नुकसान हो गया, कितने का, कितने का नुकसान हो गया सर, 15,000 रुपए का। बताओ मैं आगे जाके 31 अगस्त को क्या एंट्री पास करूं। सर मैं एंट्री पास कर रहा हूं सर, मेरे पास पीएनएल डेबिट जिसको मैं दूसरे नाम दे रहा हूं एक्सचेंज लॉस डेबिट, कितने है सर, 15,000 रुपए से। पेबल क्रेडिट कितने से, 15,000 रुपए से। फिर सर इसके बाद मेरे पास इंस्ट्रूमेंट पे गेन हुआ है मुझे कितने का, 12,000 रुपए का। क्या एंट्री पास करूं, डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने का, 12,000 रुपए का। इस दफा सर मैं ये डेरिवेटिव एसेट का पूरा गेन किस में लेके जाऊंगा, पीएनएल में। अब बताओ सर मेरे पास डेरिवेटिव एसेट भी जमा हो चुका है, लायबिलिटी भी मैच्योर हो चुकी है। बताओ मैं लायबिलिटी कितने में पे करूं सर, पेएबल डेबिट कितने से, कितना सर, 170, और मैं कैश क्रेडिट करूं कितने से मेरे बच्चों, 170। अब बताओ एट द सेम टाइम मेरे पास डेरिवेटिव एसेट भी जमा हो चुका है, कितना जमा हो चुका है सर, डेरिवेटिव एसेट अगर मैं देखने जाऊं 1,000, 4,000, 5 और फिर 12 कितने, 17। एंट्री क्या पास करूं सर मैं, कैश डेबिट कितने से, 17,000 और डेरिवेटिव एसेट क्रेडिट कितने से। अब देखो मैंने आपको ये कहा था कि याद रखना जितना आपने कैश पे किया ना, जितना कैश आपने पे किया है सर उससे ज्यादा का अमाउंट पीएनएल में चार्ज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं सर आपसे आसान भाषा में कहूं कि मैंने कितने रुपए का कैश पे किया है तो आप मुझे बताओ जरा सर कितने रुपए का कैश हमने पे किया। सर हमने पहला कैश पे किया यहाँ पे आके 175 का, और नेट कैश हमने रिसीव किया कितने का, 17 का। तो मैं आपसे अगर कहूं कि सर मेरे पास नेट कैश कितना है सर, नेट कैश कितना, 150। अब बताओ सर मेरे पास पीपी कितने पे रिकॉर्डेड है, पीपी कितने पे रिकॉर्डेड है, ये 1.5 लाख है, सॉरी ये 15,000 ही। पीपी कितना सर, कहाँ गया सर, हमने कहाँ रिकॉर्ड किया, 160 एक, और इसके बाद हमने पीपी को कम किया कितने से, तो बताओ ये कितना आ गया, 160 सर 155 ऐसा। लेकिन सर कैश तो हमने 158 पे किया। अब बताओ सर पीएनएल में कोई हिट गया, हाँ सर 12,000 का इनकम गया और 15,000 का लॉस गया, तो नेट कितना आ गई, 3,000 का क्या चीज, लॉस, ऐसा सर। तो मेरे पास सर 3,000 का एक्सपेंस ही आ गया। अब बताओ मैं दोनों को एडअप करूं तो क्या आता है, इसका मतलब है मैंने 158 का कैश भी पे किया, 158 का एक्सपेंस भी ओवर द पीरियड बुक किया। सर दोबारा से बताएं सर मेरे पास मसला ये था कि एक ऐसा है मैंने किया जिसमें पेमेंट बाद में हो रही है, एसेट पहले आ गया। पहले मैंने क्या किया सर, डेरिवेटिव एसेट 2 मरतबा रिकॉर्ड किया, फिजिकली एसेट रिसीव हुआ, पेबल बुक कर लिया मैंने, और जितना ओसीआई उस वक्त तक आया था मैंने पीपी में डाल दिया। फिर सर आगे मेरे पास एक लायबिलिटी है जो एक फॉरेन करेंसी लायबिलिटी है सर, उस पर मैंने एक्सचेंज लॉस बुक किया, और एट द सेम टाइम मैंने सर डेरिवेटिव के ऊपर एक डेरिवेटिव एसेट बुक किया, डन है। और सर फिर मैंने जो पेबल था वो आराम से मैंने कैश में सेटल कर दिया, और जो डेरिवेटिव एसेट था वो कैश में रिसीव कर दिया। मैं आपको बताऊं सर, देखो ये देख के जाना, ये सवाल बाद में गले आएगा ये अगर नहीं किया हुआ तो। ये कोई करके नहीं जाता, लोग ये कंक्लूड कर देते ये गलत है, गलत नहीं है, ये सही है बिल्कुल। शाबाश सर। क्वेश्चन नंबर 80 में रीड कर रहा हूं हैंड आउट का। सर ये कह रहे जनाब, डायनेमिक स्टील्स लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट ऑन 1 जून 2013 फॉर द इंपोर्ट ऑफ एन इक्विपमेंट फॉर 50 मिलियन SKs, ठीक है, सऊदी अरब के कोई वो होगा सर। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द प्लांट वाज अराइव्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 1 नवंबर एंड द इनवॉइस देयरऑफ वाज पेड ऑन 1 दिसंबर। अब अगेन सर एसेट पहले आ गया, इनवॉइस की सेटलमेंट बाद में हुई। In order to hedge the commitment to pay 50 million, on 1st June 2013, DSL entered into a contract
to buy the required SKs on 1st December 2013 at a fixed exchange rate of एक SK 15 रुपए का। ठीक है, नीचे डेट्स आ रही है सर। इट इज DSL's पॉलिसी टू एडजस्ट एनी गेन और लॉस अराइजिंग ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। अब अगेन सर, जब IFRS 9 नहीं था तो ये कंपनी की पॉलिसी हुआ करती थी कि वो जो OCI का बैलेंस है उसको OCI में ही रखेगा या एसेट पे क्लोज कर देगा। अगर वो OCI में रखता था तो आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन के साथ साथ P&L में डालता था। लेकिन अब सर एक ही पॉलिसी अलाउड है, वो क्या है, जितना OCI का बैलेंस है सारा क्या करो एसेट की वैल्यू में। अब बताओ सर, इसमें कब आपने वो खत्म करना है, हेजिंग कब खत्म करनी है सर? सर नवंबर को आपने हेजिंग बंद कर देनी है, लेकिन हेज इंस्ट्रूमेंट चूंकि आगे तक जा रहा है तो आपने सर आगे की जो चेंजेस है वो ये कर लोगे। मैं इसका सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। डन। अच्छा सर, अपने पास सेटिंग डालोगे जनाब। अब ब्रेक किस चीज का हो रहा है? बस एक छोटा सा सवाल कर, मैं ब्रेक दे रहा हूँ। बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। सुनो, अपने पास सेटिंग डालोगे जनाब 81 पे मैं लिख देता हूं जनाब सॉल्यूशन प्रोवाइडेड। सर सुनिएगा दोस्त, मैं अपने पास सेटिंग एक छोटी सी डाल रहा हूं सर। हेजिंग ऑफ आर रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी। सर रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन करेंसी लायबिलिटी की हम जो है वो हेजिंग करने जा रहे हैं। रिकॉग्नाइज्ड, सुनो सर, मैंने 1 जनवरी को इन्वेंट्री खरीदी। मैंने इन्वेंट्री डेबिट की सर $10,000 और $1 सर उस दिन 150 रुपये का था। मैंने सर 1.5 मिलियन पे इन्वेंट्री डेबिट कर दी और पेबल क्रेडिट कर दिया 1.5 मिलियन। बट इन्वेंट्री डेबिट और पेबल क्रेडिट, ठीक है। अब सर ये लायबिलिटी मैंने पे करनी है आज से 3 महीने बाद। कब? आज से ठीक 3 महीने बाद, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास एक रिकॉग्नाइज पेबल है। डर क्या है पेबल से? डर क्या है सर? क्या इशू है इस पेबल में? सर ये डॉलर्स में और डॉलर का रेट बढ़ गया तो फंस जाएंगे। अब सर बहुत सुनना है, इसमें मामला बहुत डिफरेंट है। अब सुनो जरा दोस्त, मेरे सामने सर 2 चीजें आ रही है, स्पॉट और फ्यूचर। सर 1 जनवरी सर मेरे पास से 28 फरवरी मेरा ईयर एंड है और सर फिर मेरे पास आ रहा है 31 मार्च, ठीक है जी। सर स्पॉट है मेरे पास 150, ये हो गया 160, ये हो गया जनाब 172। सर मैंने फॉरवर्ड उठाया 156, 162, 170, ठीक है जी। अब बताएं सर, हमने हेजिंग किस चीज की है? एक रिकॉग्नाइज पेबल की है। ऊपर किस चीज की हेजिंग कर रहे थे? क्या पेबल रिकॉर्ड हुआ था? नहीं सर, पेबल रिकॉर्ड नहीं हुआ था सर, पेबल तो बाद में आकर रिकॉर्ड हुआ। यहां पे रिकॉर्डेड पेबल, फॉरेन करेंसी में रिकॉर्डेड पेबल की हेजिंग करने जा रहे हैं। अब सुनो जरा दोस्त, सर ये हेजिंग किसके थ्रू हो सकती है? फेयर वैल्यू से भी हो सकती है और सर कैश फ्लो से भी हो सकती है। सर फेयर वैल्यू से हेज करना बहुत आसान है, ठीक है। मैं दोनों साइड, दोनों तरफ कर देता हूं। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास फुल वैल्यूज जी जनाब, स्पॉट और फ्यूचर जी 1.5 मिलियन, 1.6 मिलियन, 1.72 मिलियन। ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास सबसे पहले प्लीज बोर्ड में देखिएगा दोस्त, चेंज कौन था? निकलो यहां से, दफा निकलो, उठो उठो। हैं क्या कह रहे हो चर्सी? तुमने छींक मारी है ना? उठो, दफा हो जाओ यहां से, उठो निकलो भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता। उठो, नहीं उठो, निकलो, क्लास से बाहर निकलो भाई। हाँ तुमने अभी छींक मारी है ना, दफा हो जाओ ना भाई, तुम 200 लोगों को बीमार कर रहे हो।
नहीं अभी आया तो हाथ रख लेना। क्या कह रही है? कहाँ पे हाथ रखना? अच्छा जी सर ध्यान देंगे दोस्त। सर मैंने पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में और डॉलर महंगा होता जा रहा है, तो इसका मतलब पेमेंट पे नुकसान है। अब मैंने सर पेमेंट के लिए डॉलर इस रेट पे बाय किया है, इस रेट पे सेल करूंगा तो गेन है सर, इस रेट पे सेल करूंगा तो गेन है। स्पॉट पे डॉलर महंगा होने की वजह से मुझे पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगी, ये लॉस है मेरा। और फ्यूचर पे सर डॉलर महंगा होने की वजह से मैंने बाय पहले किया, सेल बाद में करूंगा तो मुझे गेन हो रहा है। अब सर 2 मिनट बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मैं सर इस सवाल को 2 तरीकों से कर रहा हूं। एक मेरे पास है सर फेयर वैल्यू हेज, एक मेरे पास कैश वैल्यू हेज। अब सुनना जरा दोस्त, सर मैं फिर रिपीट कर दूं, जितने केसेस तुम्हें करवा रहा हूं ना ये सारे दिमाग में रख के जाना, इसमें से अभी तक हार्डली 2 केस टेस्ट हुए हैं, ठीक है जी। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने किस डेट पे एंट्री पास की है? पहली जनवरी को जब मैंने इन्वेंट्री खरीदी। अब सीधी सी बात है, पेबल है, मॉनेटरी एसेट है, लायबिलिटी है, मॉनेटरी आइटम है, तो सर ये फॉरेन करेंसी के लिए हर रिपोर्टिंग डेट पे क्या होगा? रिवैल्यू होगा। तो मुझे एक बात बताएं सर, जब मैं पहुंचा 28 फेब को फेयर वैल्यू है जाए, अब बताओ इसमें आइटम क्या है? नशइयों पेबल, इन्वेंट्री किस चीज का आइटम है? मैं अजीब भंग पी के बैठा हूं भाई, मैंने किस चीज की हेजिंग की है? कि ये लायबिलिटी इन्वेंट्री की हेजिंग नहीं की है मैंने। मुझे ये डर नहीं है कि इन्वेंट्री की वैल्यू आगे जाके कम हो जाएगी, ये डर नहीं है मुझे डर ये है कि सर जो पेबल 3 महीने बाद पे करना है, डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से मुझे इसमें नुकसान होगा, ठीक है जी। तो बताएं सर मेरे पास हेज आइटम इधर क्या है? पेबल भी वैल्यू होगा। सर मुझे बताएं पेबल मेरे पास रिकॉर्डेड है किस रेट के ऊपर? 150 के रेट पे। अब बताएं ये 160 पे जाएगा तो क्या होगा? मुझे कितने का लॉस हो रहा है सर? 1 लाख का। बताओ एंट्री क्या पास करूंगा मैं? एक्सचेंज गेन और लॉस डेबिट कितने से? 1 लाख। और पेबल का रेट कितने से? सर फेयर वैल्यू एज में आइटम पे भी लॉस गेन बुक हो गया, और मुझे बताओ इंस्ट्रूमेंट पे कितने का गेन है? डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से? और पीएनएल क्रेडिट कितने से? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइटम पे लॉस बुक किया? यस सर। इंस्ट्रूमेंट पे गेन बुक किया? यस सर। अब मुझे बताओ कैश फ्लो में क्या करूंगा? देखिए कैश फ्लो आपसे कहता है कि आइटम की अकाउंटिंग आप उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से करें। अच्छा मैं आइटम की अकाउंटिंग उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से कर देता हूं। एक्सचेंज गेन और लॉस डेबिट कितने से? 1 लाख से। और पेबल क्रेडिट कितने से? 1 लाख से। डन हो गया। फिर इसके बाद में फिर एक एंट्री पास करता हूं, वो क्या सर? डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से? कितने जनाब? 60,000 से। ओसीआई क्रेडिट कितने से? 60,000 से। अब आपसे सर स्टैंडर्ड कहता है कि जब हेज आइटम पीएल को हिट करे आप ओसीआई से अमाउंट निकालने के लिए चाहिए। आपको नहीं लगता हेज आइटम ने पीएल को हिट किया तो मुझे ये आइटम ओसीआई से निकाल के कहां ले जाना चाहिए? तो मैं अगले लम्हे को एंट्री पास करूंगा किस चीज की? ओसीआई डेबिट कितने से? 60,000 से। और पीएनएल क्रेडिट कितने से? 60,000 से। सर ये सवाल उसने रीसेंट अटेम्प्ट में सर एमएसए वन में पूछा, ठीक है ना? रीसेंट अटेम्प्ट में एमएसए वन में उसने सवाल पूछा। जरा सा देख के जाना इसको कि रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन करेंसी जो टेबल है उसमें फेयर वैल्यू है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात करूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हेजिंग नहीं करता ये गेन और लॉस बुक होता? हाँ सर। मॉनेटरी आइटम बुक करता हूं सर, जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डेरिवेटिव अकाउंटिंग करता उस पे भी गेन और लॉस आ जाता। इसका मतलब फेयर वैल्यू हेज के वही रिजल्ट है जो नो हेजिंग की सूरत में। हेजिंग करो या ना करो यही रिजल्ट आता, ठीक है? हेज अकाउंटिंग करो या ना करो। सर मैं कैश फ्लो से चल रहा हूं तो मैंने सर पेबल को उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर किया। जो डेरिवेटिव का चेंज है चेक किया 60,000 या लाख दोनों से बड़ा क्या? 60,000 में सारा चेंज उसी में डाल दिया। फिर स्टैंडर्ड मुझे कहता है कि जनाब आप ओसीआई से बैलेंस निकालें, पीएल में डालें। कब? जब हेज आइटम पीएल को हिट करे। तो सर हेज आइटम ने तो आज ही पीएल को हिट कर दिया, तो सर सारा ओसीआई का अमाउंट निकाले कहां डाल दें? पीएल में डाल दें। मुझे तो ऊपर ही काम ने क्यों नहीं किया?
सर हेड आइटम बैलेंस शीट में था ही नहीं, आया तो आगे जाके डेप्रिसिएशन की फॉर्म में वो पीएल को हिट करेगा। तो सर मेरे पास ओसीआई में गेन और लॉस पड़ा था, जब एसेट आया तो तब मैंने उसमें डाला। इधर मेरे पास सर जैसे ही मैं सर एक्सचेंज गेन और लॉस बुक करूंगा पेबल, उसी वक्त इस ओसीआई को निकाल मकान डाल दूंगा, पीएल में डाल दूंगा। देखो ये चीज याद रखना, ये कितनी स्पेसिफिक एग्जांपल है कि वो एक दफा टेस्ट कर चुका है एमएसएन, ठीक है ना, एमएसएन में टेस्ट कर चुका है, वो उठाएगा इसमें एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाएगा इस तरीके से, उसने एमएसएन में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन टेस्ट किया कि भाई यूनिट के ऊपर ये मसला आया, अब बताएं जो डेरिवेटिव के गेन और लॉस है ये पीएल में जाना चाहिए ओसीआई, तो उसका जवाब क्या था, ओसीआई में जाना चाहिए, और फिर वहां से निकाल के क्या करना चाहिए, इसको पीएल में डालना चाहिए, ठीक है। तो सर अगर मैं काम करूं, मैं एक स्टेप और आ गया हूं, 28 फेब के बाद मेरे पास एक और डेट आ गई, कौन सी, 31 मार्च। बेटा उस डेट पे हम क्या करेंगे, एक्सचेंज गेन और लॉस डेबिट फर्दर कितने से, 1/20 से, फिर और सर मेरे पास पेबल क्रेडिट कितने से, फिर सर उसके बाद मेरे पास सर दोबारा डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से मेरे बच्चों, और पीएलएन क्रेडिट कितने से। अब बताएं सर इधर इधर इस जगह पे 31 मार्च क्या एंट्री पास करूं सर, पहले सेम पहली एंट्री एक्सचेंज गेन और लॉस डेबिट कितने से, 1/20 से, पेबल क्रेडिट कितने से, 1/20 से, उसके बाद सर डेरिवेटिव एसेट डेबिट कितने से, 1 लाख से, और ओसीआई डेबिट कितने से, 1 लाख से, पीएलएन खलास। अब बताओ उसके बाद क्या हुआ, आखिरी 31 मार्च फिर एक एंट्री कैश डेबिट कितने से, डेरिवेटिव एसेट कितना जमा किया, कितने से, 160, और डेरिवेटिव एसेट क्रेडिट कितने से, 160। फिर मेरे बच्चों 31 मार्च के बाद पेबल डेबिट कितने से, कितने पेंडेंट लायबिलिटी को सेटल कर रहे हो, और कैश क्रेडिट कितने से। यहां पर क्या एंट्री पास करोगे सर, 31 मार्च को क्या एंट्री पास करूंगा, कैश डेबिट कितने से, 160, डेरिवेटिव एसेट क्रेडिट कितने से, 160, फिर पेबल डेबिट कितने हैं, 17, 20, और कैश क्रेडिट कितने हैं, 17, 20। मुझे बताओ सर मेरे पास इसमें मेन चीज जो नोट करने की है वो कैश फ्री हेजिंग है, ओसीआई का गेन और लॉस इमीडिएटली साथ ही साथ आप क्या करोगे, पीएल में डालते जाओगे, ऐसा है। चलिए सर आप ये हैंडआउट डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा सर इसके अंदर ना हमारे एंड तक के सारे सवाल हैं सिवाय 4 सवालों, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी हैंडआउट है पास, इसके बाद हमारे पास एक एजुकेशन रहेगी। सर मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 86। जिन लोगों के पास हैंडआउट है घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं वो 86 नंबर सवाल में आए थे। जिनके पास हैंडआउट नहीं है तो आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो, आप मत देखो। 86 पे आ जाओ, ठीक है जनाब। फर्स्ट May 2001 the company purchased inventory worth $1 lakh from foreign supplier. The creditors payable on 31st July 2001। सर हमने 31 जुलाई को उसको पैसे पे करने, सीधा रेकग्नाइज्ड क्रेडिटर का केस है। On 1st May the company took out a 3-month forward contract at rate of 6.87 per dollar. The company has a 30th June its year end. The company designated FEC
OTC as hedging instrument, forward exchange जो forward exchange contract है as hedging instrument for changes in foreign currency risk component of cash flows for the payment of foreign creditor. The following exchange rates are observed. अब सर आप ये exchange rates लेके सिंपल स्पॉट रेट से आप लायबिलिटी को रिवैल्यू करोगे एक्सचेंज गेन और लॉस के लिए, और फ्यूचर रेट से आप सर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिवैल्यू करोगे। लेकिन यहाँ रखना इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर सर डेरिवेटिव का जो चेंज है वो आइटम के चेंज से ज्यादा होगा, तो पीएल में जाएगा और फिर जो उसके में जो भी डाला होगा वो भी निकाल के बाद में पीएल में डालना, ऐसा कर दोगे अपने पास हेडिंग डालें सर। सर हेडिंग डाल रहे हो स्वैप, अच्छा जी जरा सा ना एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हम करेंगे, तैयार हो इसकी आवाज थी पुराना वाला सर बेटा बिल्कुल चुप। सर क्वेश्चन नंबर 79 पे आओ। सर क्वेश्चन 79 देखो बेटा, इसको जरा समझने की कोशिश करना, इसको जरा मुकम्मल डिटेल में एक सवाल में समझ लेना। आगे हेजिंग के जितने सवाल हैं वो सीधे इसी की तरह ही हैं और कोई मसला नहीं है इसमें। क्वेश्चन 79 पुराने हैंडआउट में अच्छा नहीं सर, अब एक सवाल करने से पहले ना एक छोटी सी चीज समझ लो। मुझे एक चीज ये बताओ सर, मेरे पास एक फिक्स्ड रेट बॉन्ड है, सर ये मेरे पास एक एसेट भी हो सकता है, एक लायबिलिटी भी हो सकती है। क्या मतलब सर, मैंने एक बॉन्ड खरीदा जिसमें फिक्स रेट है 7%, लायबिलिटी है तो उसका फिक्स रेट है 7%, ठीक है जी। एक एसेट भी हो सकता है, एक लायबिलिटी भी हो सकती है, बोर्ड पे देख लो। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैंने फिक्स रेट पे बॉन्ड खरीदा, ठीक है, फिक्स रेट बॉन्ड का रिस्क क्या है? कैश फ्लो का रिस्क है या फेयर वैल्यू का रिस्क है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसके कैश फ्लोज यूनिफॉर्मली मिलेंगे 7%, 7%, 7%, 7%? तो मुझे एज एन इन्वेस्टर डर नहीं होना चाहिए, हर साल का कैश फ्लो मुझे पता है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इसमें कैश फ्लोज में वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन सर अगर इस बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 7% है और मार्केट में कल इंटरेस्ट रेट 8% हो जाए तो इस बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? सीधी सी बात है सर, मार्केट में मैं इस रेट पे बेचने जाऊंगा तो इस रेट पे तो नहीं बिकेगा ना, अगर मैंने 100 रुपए का खरीदा है। तो इसका मतलब है सर, फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स में चाहे वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो, फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स में हमेशा 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 फेयर वैल्यू रिस्क होता है। क्या होता है जनाब? फेयर वैल्यू रिस्क, ठीक है जी। इसके अंदर कौन सा रिस्क नहीं होता? कैश फ्लो रिस्क इसके अंदर नहीं होता। क्यों? कैश फ्लो यूनिफॉर्मली मिलेंगे 7, 7, 7, 7 और एंड में पैसे अपने। फिक्स रेट बॉन्ड में इसका मतलब है सर कैश फ्लो का कोई रिस्क नहीं है। कौन सा रिस्क है? तो आइंदा के बाद याद रखना, जब भी फिक्स रेट बॉन्ड आएगा इसमें सिर्फ फेयर वैल्यू की हेजिंग ही पॉसिबल है, ठीक है जी। इसमें कैश फ्लो हेज अप्लाई नहीं होगा। कौन सा हेज अप्लाई होगा? फेयर वैल्यू हेज, ठीक है जी। सर केस 2, सर मेरे पास वेरिएबल रेट बॉन्ड, सर वेरिएबल रेट बॉन्ड एक एसेट भी हो सकता है, एक लायबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है जी। अब सीधी सी बात है सर, वेरिएबल रेट बॉन्ड चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, सर इसके कैश फ्लो यूनिफॉर्म नहीं होंगे। क्यों? सर वेरिएबल रेट हर साल चेंज हो रहा होगा तो कैश फ्लोज क्या हो रहे होंगे सर? ऊपर नीचे जा रहे होंगे, ऐसा। तो सर इसमें हमेशा कौन सा रिस्क होगा?
लेकिन सीधी सी बात है सर, इसका इंटरेस्ट और मार्केट का इंटरेस्ट हमेशा बराबर होगा। जो मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा होगा बस बॉन्ड का इंटरेस्ट होगा। तो सर इसमें फेयर वैल्यू रिस्क नहीं होगा। क्यों भाई? मार्केट में मुर्गी 10 अंडे दे रही होगी तो हमारे मुर्गी भी 10 अंडे देगी, मार्केट में मुर्गी 15 अंडे देगी तो हमारे मुर्गी भी 15 अंडे देगी। ये मार्केट के साथ साथ इसका इंटरेस्ट रेट चलेगा। तो इसका मतलब है सर इसके फेयर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। उसूलन चेंज किसके अंदर आएगा सर? सारा कैश फ्लोज के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन सा रिस्क है? तो बताओ इसके लिए कौन सी हेजिंग अप्रोप्रिएट है? अब सर इसको पहले एब्जॉर्ब कर लो, सिंक इन कर लो। फिक्स्ड रेट बॉन्ड के अंदर चूंकि कैश फ्लोज में वेरिएशन नहीं होती तो फेयर वैल्यू रिस्क है और फेयर वैल्यू हेज पॉसिबल है। सर मेरे पास ऐसा बॉन्ड जिसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जा रहा है, वेरिएबल है सर, हर साल मार्केट से हम इंटरेस्ट रेट पिक करते हैं तो सर मार्केट के बराबर का इंटरेस्ट देते हैं, तो सर उसके अंदर फेयर वैल्यू रिस्क कोई नहीं है। क्योंकि सर जो मार्केट में बॉन्ड का रेट होगा 100 रुपए, मेरा बॉन्ड का रेट वही रहेगा सर। जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है मेरा भी इंटरेस्ट रेट है, तो मार्केट जो मुझे आज वैल्यू दे रही है 1 साल बाद भी वही वैल्यू देगी, 2 साल बाद भी वही वैल्यू देगी। लेकिन सर मेरे कैश फ्लोज क्या होंगे? वॉलेटाइल। ऐसा तो मुझे बताओ सर वहां कौन सा रिस्क है? कैश फ्लो रिस्क। और वहां कौन सी हेजिंग होनी चाहिए? फेयर वैल्यू हेज। ऐसा सर, सॉरी कैश फ्लो। अब और दोस्त मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, मुझे बताओ आपने ये कैश फ्लो रिस्क है या फेयर वैल्यू रिस्क है? पढ़ो जरा इस सवाल को सर, क्वेश्चन 79। कॉपी करना कर बड़े आ गया दोस्त। जी मेरे बच्चे हैं कैश तो फिर सीधी सी बात है ना, अगर फिक्स रेट होगा भी तो फॉरेन करेंसी होगी तो गेम ओवर हो गया खत्म। तो कैश फ्लो भी आ जाएगा तो गुला जी। बड़े दोस्त आगे सर, अब जरा प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर क्वेश्चन 79 में क्या कह रहा है शायद? क्वेश्चन में 79 में उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं कि एंटिटी एक्स इशूड 100 मिलियन 5-year वेरिएबल रेट लोन। कौन सा लोन? वेरिएबल रेट। इसका मतलब है सर इसका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा। कौन सा रिस्क है इसमें? कैश फ्लो रिस्क। इसमें फेयर वैल्यू हेजिंग पॉसिबल नहीं है। तो सर मैं यहाँ पर डाटा लिखना शुरू करूं। सर डाटा मेरे पास कुछ इस तरह है कि मेरे पास सर बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? कितनी जी? 100 मिलियन। सर इसका कूपन रेट कितना है ये बताया इसने? अभी नहीं बताया इसने। सर टर्म बताइए कितनी है? बेटा मुकम्मल फोकस करके देखना है इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होना समझ में नहीं आएगा। एक दफा भेजे में बैठ गया, इसकी अकाउंटिंग फिर बहुत आसान है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, वो कह रहे हैं जनाब द वेरिएबल रेट ऑन डेट स्काईबॉर प्लस 200 बेसिस पॉइंट। अब देखो एक चीज दिमाग में रखना, ये उर्दू जुबान में कह रहा है कि हमारा जो कूपन रेट है वो है K प्लस 2%। अब मुझे बताओ सर एज अ इश्यूअर ऑफ दिस लोन मुझे डर क्या लगना चाहिए? अगर काइबॉर बढ़ गया तो सूद ज्यादा देना पड़ेगा, काइबॉर और बढ़ गया तो सूद और ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब है सर मेरा रिस्क क्या? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, रिस्क इज इंक्रीज इन
interest rates would lead to higher interest payments। ठीक है जी। अब ये डर है मुझे, मैं इसको हैच करना चाह रहा हूं यार, ये किसी ना किसी तरीके से ये इंटरेस्ट या एक्सपेंस मेरा एक मैनेजेबल रेंज में रहे। अब देखो क्या कह रहा है जनाब, वो कह रहा है हर साल हमने इंटरेस्ट का रेट रीसेट करना है 31 दिसंबर को। किस डेट पे मैंने लोन लिया सर? वो कह रहा है ऑन सेम डेट एंटिटी एक्स एंटर्ड इनटू अ 5 ईयर पे फिक्स्ड रिसीव लाइबोर। क्या चीज? पे फिक्स्ड रिसीव लाइबोर। सर सुने, मैं स्वैप को डिफाइन कर रहा हूं। बता स्वैप है कैसे? स्वैप है सर पे फिक्स और रिसीव लाइबोर, ऐसा। अब बताओ, मैं लाइबोर रिसीव तो कर लूंगा, मसला नहीं है, फिक्स कितना पे करना है। वो कह रहे हैं जनाब विद अ नोशनल कैपिटल ऑफ 100 मिलियन द स्वैप इज डेजिग्नेटेड एज कैश फ्लो हेज ऑफ द फोरकास्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द काइबोर पोर्शन। भाई मैं हैजिंग किस चीज की कर रहा हूं सर? काइबोर पोर्शन की। स्प्रेड की हैजिंग नहीं हो सकती। द स्वैप हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 0 एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास मैंने पे क्या करना है सर? इसमें लिखा हुआ नहीं है, सवाल में इसमें लिख लो सर। जो पे फिक्स आ रहा है ना, इसके आगे लिख लो 5.5%। यहां लिखा हुआ आ रहा है ना पे फिक्स 5 ईयरली ऑन 1 जनवरी 2010 एंटिटी एंटर्ड इनटू अ 5 ईयर पे फिक्स। पे फिक्स के आगे ब्रैकेट में लिख दो 5.5%। अब सुनो सुनो सुनो, बताओ मैंने लोगों से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, जिससे भी लोन लिया, उसको क्या सूद देना है? A+2%। स्वैप की जो पार्टी है जिससे मैंने स्वैप अग्रीमेंट किया है, स्वैप अग्रीमेंट में होगा क्या? मैं जाऊंगा एक पार्टी के पास में कहूंगा मैं ये वेरिएबल रेट पर सूद नहीं पे करना चाहता, आप मेरी हेल्प करें, आप मेरी वेरिएबिलिटी को खत्म कर दें और मैं ऐसे करूं कि आप मुझे वेरिएबल पे करो और मैं आपको क्या पे करूं? फिक्स पे करो। एक पार्टी ने ये बात मान ली, पार्टी मुझे क्या पे करेगी? पार्टी मुझे पे करेगी काइबोर। ये लाइबोर लिखा है, मैं इसको क्या करूं? यहां देख लो, पार्टी मुझे पे करेगी काइबोर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अपने बैंक को क्या पे करूंगा? क्या मैं अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स ऐसे लिख सकता हूं टू बैंक कितना नहीं? K+2% टू स्वैप काउंटर पार्टी कितनी? 5.5%। और उससे रिसीव क्या करूंगा? फ्रॉम स्वैप काउंटर पार्टी कितना जी? अब बताओ ये के एक दूसरे से कैंसल आउट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में। बताओ हमारा नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 7.5%। अब बताओ सर इससे फायदा क्या होगा? स्वैप से, स्वैप से क्या फायदा होगा सर? स्वैप से फायदा ही होगा सर, स्वैप से कि मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा? फिक्स होगा। कितना परसेंट फिक्स हो गया सर? 7.5%। सर ये किसको पे करूंगा? बैंक को पे करूंगा। ये किसको पे करूंगा? सामने वाली पार्टी को। उससे रिसीव क्या करूंगा? तो सामने वाली पार्टी ने क्यों ये काम किया पैसा? क्यों सर? सर क्योंकि उसको जरूरत थी फिक्स रेट की और वेरिएबल रेट की। तो सर मैंने उसको क्या किया, एक तरीका ये दे दिया, मैंने कहा भाई तुम एक काम करो, मैं तुम्हें फिक्स रेट पे करता हूँ, तो मुझे वेरिएबल रेट पे करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, मेरा अपना काम हो जाएगा। कैसे? मुझे डर किस चीज का? काइबोर कहीं ऊपर ना चला जाए। सर मैं इस वेरिएबिलिटी को खत्म करना चाह रहा था, तो मैं कोई ऐसी पार्टी ढूंढ रहा था जो काइबोर मुझे पे करे और मैं उसको क्या पे करूं? 5 और वो वाली पार्टी किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रही थी जो 5.5% दे के उससे काइबोर दे। तो बताओ सर हमने काउंटर पार्टी से जो हेडिंग की है, सर मेरे पास इस हेडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस वेरिएबिलिटी को क्या करना? एलिमिनेट करना। अब बताओ सर मुझे हर साल कितने परसेंट का सूद पे करना पड़ेगा? अब बताओ अगर काइबोर 11% हो गया तो ये 11 पे करना है, ये 11 रिसीव करना, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और हर साल मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा? बताओ मेरे इस बॉन्ड का वेरिएबल रेट था फिक्स रेट था? इस स्वैप के बाद सर वेरिएबिलिटी खत्म हो गई, खत्म हो गई वेरिएबिलिटी। अब बताओ सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मुझे नुकसान होगा, अगर इंटरेस्ट रेट आसमान से चढ़ जाएगा तब भी मुझे नुकसान नहीं, मुझे सूद कितना पे करना? अब बताओ सर मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये लायबिलिटी है एसेट है? लायबिलिटी हमने एक लोन किया है, फिक्स रेट है वेरिएबल रेट है? वेरिएबल रेट में रिस्क क्या होता है? कैश फ्लो रिस्क। क्या कैश फ्लो रिस्क स्वैप से एलिमिनेट हो सकता है? हाँ सर हमने वेरिएबिलिटी स्वैप से एलिमिनेट कर दी। हमने सर एक पार्टी पकड़ी उसका था, तो हमने के पे को 5.5% साल के पे करेंगे 100 मिलियन।
मान लिया वो हमें के पे करता है, रिसीव करते हैं, ये के पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कैंसिल हो गया। अब हमारा नेट इंटरेस्ट कितना सर 5.5 प्लस। अब सुनना जरा दोस्त, बताओ मैंने डे 1 पे क्या एंट्रीज पास की होगी। मैंने डे 1 पे दो काम किए, एक तो लोन लिया, दूसरा स्वैप एग्रीमेंट किया। तो बताओ जब मैंने डे 1 पे लोन लिया होगा मैंने एंट्री क्या पास की होगी? मैंने एंट्री पास की होगी सर 1 जनवरी 2010, ऐसा। कैश डेबिट कितने से मेरे बच्चों? 100 मिलियन। और डन हो गया। फिर इसके फौरन बाद मैंने एक एंट्री पास की होगी 1 जनवरी 2010 को। स्वैप की कोई फेयर वैल्यू है सर? डेरिवेटिव के जनरली शुरू में कोई फेयर वैल्यू नहीं होती, छोड़, कोई एंट्री नहीं पास करना सर, नो एंट्री, खत्म। अब सुनो 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 सर, मेरे पास साल का एंड आया, पहले साल का एंड, कौन सा डेट? पहले साल का एंड, कौन सी डेट? 31 दिसंबर। क्या एंट्री पास की मैंने? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। कितने से मैंने इंटरेस्ट पे करना है बताओ? 7.5 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। भाई 7.5 क्यों 7.5? सर इस वजह से कि मेरे पास 7.5 का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है वो इस फॉर्मूले से आ रहा है। अब कहीं और कहीं पे भी चला जाए मुझे कोई टेंशन। अच्छा मेरा एक सवाल है सर, गौर से सुनना, अगर मैं अपने आप को हेज नहीं करता तो मुझे इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ता? K प्लस 2%। अब सुनना, अब बताओ डे 1 पे कैबॉर कितना था? नीचे लिखा था, और 2% ऐड हो जाते तो इसका मतलब है मुझे पहले साल थोड़ा सा ज्यादा सूद पे करना पड़ा, ऐसा थोड़ा सा ज्यादा सूद पे करना पड़ा। कोई टेंशन नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बताओ मैं सूद पे करने के बाद इस वक्त किस पॉइंट पे खड़ा हूं? पहले साल के एंड पे खड़ा हूं। बताओ पहले साल के एंड पे कैबॉर कितना है? 6 पॉइंट, बेटा गौर से 6.57। ये पहले साल के एंड पे या अगले साल के लिए एप्लीकेबल है। रेट हमेशा डिसाइड होता है साल के स्टार्ट पे। तो बताओ सर अगर मैं अपने आप को हेज नहीं करता मैं कितना सूद पे करता अगले साल? अब बताओ हेज करने की वजह से मैं कितना सूद पे करूंगा? तो क्या ये हेज मेरे लिए बेनिफिशियल या नुकसानदेह? बेनिफिशियल बन गया है। कैसे? पहले साल भले मैंने थोड़ा सा ज्यादा सूद पे किया, लेकिन आगे के सालों में इनफैक्ट अगले साल ही मुझे 6.57% का इंटरेस्ट नजर आ रहा है, प्लस 2% 8.57, लेकिन स्वैप की वजह से मुझे कितना सूद पे करना पड़ेगा? अब मुझे होगा ये बेनिफिट मुझे कब होगा? अगले साल के एंड, ऐसा। और उससे आगे वो तो सर मुझे लग रहा है इंटरेस्ट और भी ऊपर जाएगा तो मुझे और भी बेनिफिट होगा, ऐसा है सर। स्टैंडर्ड आपको कहता है कि जितना बेनिफिट तुम्हें आगे के सालों में होने वाला है ना इंटरेस्ट डिफरेंशियल की वजह से, ठीक है, आप उसका एस्टिमेट करके निकाल के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो और उस प्रेजेंट वैल्यू को आज अभी इमीडिएटली बुक कर दो स्वैप एसेट के नाम। इसके नाम में स्वैप एसेट के नाम। अगर सर ये मुझे नुकसान की जगह ये फायदे की जगह नुकसान हो रहा होता, सिर्फ साल के तौर पर इधर आ रहा होगा कुछ 6 सप्ते और मुझे लग रहा था हेज की वजह से मैं नुकसान हूं, तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है ये नुकसान आगे भी होगा, आप अंदाजा लगा रहे हैं और उस सारे नुकसान का क्या निकाल लें? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। तो मुझे एक बात बताओ सर, क्या हेज की वजह से जो पहले साल फायदा हुआ नुकसान? थोड़ा सा नुकसान हुआ, सूद थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ा, लेकिन पहले साल के एंड में मुझे ये नजर आ रहा है कि आगे के सालों में मुझे क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। अगर मैं हेज नहीं करता तो मुझे दूसरे साल इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ता, हेज की वजह से मुझे दूसरे साल इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर हेज की वजह से अगर हेज नहीं करता पहले साल क्या सूद पे करता, लेकिन हेज की वजह से कितना सूद पे किया, तो पहले साल मैंने ज्यादा इंटरेस्ट बुक कर दिया, समझ? लेकिन आगे मुझे क्या नजर आ रहा है? सर आपसे स्टैंडर्ड कह रहा है कि हर साल के खड़े होकर अपने आप से ये पूछो कि फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है सर? पहले साल के मुझे कितना फायदा नजर आ रहा है? अगले साल सर को रेट में मुझे 1.07% का फायदा नजर आ रहा है। सर स्टैंडर्ड कहते हैं आगे के सालों में भी फायदा होगा, अंदाजा लगा लो, टर्म स्ट्रक्चर बना लो। क्या बना लो? टर्म स्ट्रक्चर है क्या सर? फोरकास्टेड इंटरेस्ट रेट्स। अब उसकी बेसिस पे देखो आगे आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है सर। तो मुझे लग रहा है मुझे आगे के सालों में अगर मैं हेज नहीं करता ज्यादा सूद पे करना पड़ता, हेज की वजह से मुझे क्या होगा? फायदा होगा। सर इस फायदे की अमाउंट आपको एग्जामिनर हमेशा देगा। अब बताओ अमाउंट है बराबर में लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू ऑफ स्वैप एसेट नजर आ रहा है सर। पहले साल के एंड पे एक एंट्री पास करूं किस चीज की? किस चीज की सर?
सर डेरिवेटिव एसेट या स्वैप एसेट डेबिट 31 दिसंबर 2010 पे स्वैप एसेट डेबिट कितने से 4.068 मिलियन और क्या चीज OCI ग्रेड। सर P&L क्यों नहीं? सर हम इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करेंगे, कैश फ्लो हैज चल रहा है और कैश फ्लो हैज में इंस्ट्रूमेंट का चेंज हम कहां डालते हैं सर OCI में डालते हैं, ये P&L में व्हाट इफ के नॉर्मल डेरिवेटिव अकाउंटिंग हो रही होती तो, और सर व्हाट इफ के फेयर वैल्यू हैज चल रहा होता तो एक तो फेयर वैल्यू हैज इधर अप्लाई हो नहीं सकता, क्यों सर? यहाँ कैश फ्लो रिस्क है, फेयर वैल्यू रिस्क होता तो मैं फेयर वैल्यू अप्लाई करता, सर एसेट को भी रीवैल्यू करता, यानी बॉन्ड को भी रीवैल्यू करता, सर इसको भी रीवैल्यू करता, दोनों का चेंज P&L में डालता। सर यहाँ मेरे पास कौन सा हैज अप्लाई हो सकता है सर? तो सर मैंने OCI में डाल दिया अमाउंट, डन। अब सुनो, ये मेरे पास किस साल की एंट्री पास होगी सर? ईयर 1 दैट इज 2010, डन। अब बताओ अगले साल क्या किया हमने, फिर एंट्री पास की। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे 31 दिसंबर 2011 क्या चीज थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से 7.5 और अब सुनना जरा तो सुनो। अब बताओ इस स्वैप में मजीद कितने साल रह गए, या इस लोन में मजीद कितने साल रह गए? मजीद कितने साल रह गए? 3 साल। मजीद 3 साल रह गए, 4 नहीं रहते, 3 साल रह गए। बताओ इंटरेस्ट रेट कितना हो चुका है? 7 पॉइंट नजर आ रहा है, 7 पॉइंट। अब बताओ सर अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो मुझे सर सूद पे करना पड़ता 7.7 प्लस 2 दैट वुड हैव बीन 9.7%। बताओ सर मुझे हेजिंग की वजह से कितना सूद पे करना पड़ रहा है? तो सर मुझे फायदा या नुकसान है? मुझे बताओ ये फायदा मुझे अगले कितने सालों तक मिलना है? 3 सालों तक मिलना है, 4 नहीं, कितने सर? स्टैंडर्ड आपको कहता है 3 सालों के पोटेंशियल जो बेनिफिट्स हैं, इंटरेस्ट सेविंग्स हैं, उनकी क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सर आपने कभी भी एग्जाम में नहीं निकालना, वो आपको खुद देगा ये वैल्यू। कितनी है सर वो? 5793। तो इसका मतलब है सर मुझे, मेरे पास तो स्वैप एसेट ऑलरेडी बुक्ड है कितने के ऊपर? 4068 के ऊपर। अब मुझे उसको लेके जाना है किस पे? बता कितने रुपए का मैं स्वैप एसेट फर्दर बुक करूं? स्वैप एसेट डेबिट कितने से 1.725। और बताओ मेरे पास स्वैप एसेट कितने का मौजूद है? कोई इसको एक्सप्लेन करेगा ये स्वैप एसेट है क्या? Sir, this is the present value of potential tax savings that will accrue in next 3 years. अगले 3 सालों में जो potential tax interest savings है उनकी क्या है? Present value। क्या आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाँ, अगर आप CA का एग्जाम दे रहे हो आपको CA के एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना। सर CA में भी लेवल 2 पे आता है कैलकुलेट करना, ठीक है? और CA लेवल में से बड़ा आसान हल निकाला। CA लेवल ये कहते हैं जनाब वेरिएबल रेट बॉन्ड उठाओ और फिक्स्ड रेट बॉन्ड उठाओ, उन दोनों में डिफरेंस निकाल दो, वो स्वैप एसेट है, ठीक है? आप दिमाग में जोर नहीं डालो। आपके साथ ये वैल्यूज एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करनी। अच्छा मैं बहुत टेक्निकल सवाल पूछूं, बताओ इसमें कितने साल की टैक्स सेविंग शामिल है? सॉरी इंटरेस्ट सेविंग शामिल कितने की? 4 साल की। इसमें सर ये जो एडिशनल अमाउंट ऐड कर 5793 बन जाएगा, तो 4 साल की इंटरेस्ट सेविंग्स कम है और 3 साल की इंटरेस्ट सेविंग्स ज्यादा है। सर रेट भी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, ठीक है ना? रेट बढ़ गया तो इफेक्टिवली टैक्स सेविंग्स की अमाउंट भी बढ़ गई है, ऐसा। अब बताओ कितने रुपए का स्वैप एसेट फिर बुक्स में रिकॉर्डेड है? 5793। अब बताओ एक साल और आगे अगर मैं जाऊं, एक साल और आगे जाऊं, किस तारीख को सर? 31 दिसंबर 2012। फिर सर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 7.5 से। फिर अब बताओ स्वैप एसेट सिग्निफिकेंटली कम हो गया, क्यों? एक तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो पोटेंशियल टैक्स सेविंग्स कम हो गई, और दूसरा टाइम कम रह गया, ऐसा। टाइम भी कितना रह गया? 2 साल रह गया। सर बताओ मैं स्वैप एसेट को कम करना शुरू करूं, क्या एंट्री पास करूं सर स्वैप एसेट में कम? सही OCI हमारा जो डेबिट के थ्रू कितना बेटा? 3.44। ठीक है जी। फिर मेरे पास सर स्वैप एसेट
अब मैं एक टेक्निकल सवाल पूछूं, फिर पता नहीं कम क्यों हुआ। पहला रीजन इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो प्रोडक्शन टैक्स सेविंग्स रिड्यूस हो गई। दूसरा टाइम कम होगा तो प्रोडक्शन टैक्स सेविंग्स कम हो गई। तीसरा रीजन बताऊं, यू हैव रियलाइज द इंटरेस्ट सेविंग्स। कैसे? आपने सर इंटरेस्ट कम पे करके उस बेनिफिट को रियलाइज भी कर लिया। जैसे जैसे बेनिफिट रियलाइज करते जाओगे एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी। सर बेनिफिट मैंने कैसे रियलाइज किया? भाई अगर तुम स्वैप नहीं करते तो ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता, मैंने इंटरेस्ट कम पे किया, वो बेनिफिट मिल गया, 1 साल का बेनिफिट मिल गया। सर टाइम कम रह गया, 2 साल रह गए। सर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो प्रोडक्शन टैक्स सेविंग्स और कम हो गई। सर तो मुझे वहां टेंशन लेने की जरूरत है? ये कैसे आ गई? नहीं सर, ये खुद बताएगा एग्जामिनर आपको। आपसे एग्जामिनर ये चीज एक्सेप्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुमसे ये वैल्यूएशन करवाए। रिलेशन ऑफ स्वैप तुम्हारे काम नहीं है सर। इवन बीएमडी में भी नहीं पढ़ोगे, वहां भी जो है वो ये चीजें खुद देता है। अब बताएं 31 दिसंबर 2012 के बाद फिर साईं बताओ कितना? वेरी गुड। फिर सर स्वैप एसेट और कम हुआ सर, सिग्निफिकेंटली और गिर गया। कितना? 2.062। और बेटा ओ बेटवा यही है सर। फिर 31 दिसंबर 2013 के बाद कितना जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? और सर ओसीआई डेबिट कितने से? 0.241। और तुम लोग को वैसे तो आई कैप इतनी रिकॉग्निशन दे रहा है कि तुम लोग को जो है वो कैफ क्वालिफाइड तो बोलता है, लेकिन तुम लोग डूब के मर जाओ। 2013 में रुक गए क्योंकि सवाल में 2013 तक का टेबल बना हुआ। नशइयों आगे 1 साल और भी है तो सर उसकी तो वैल्यू दी भी नहीं है, उसकी वैल्यू 0 होगी। सारा स्वैप खत्म हो जाएगा, बेनिफिट खत्म हो गया। चाहिए तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा मुझे क्या करना चाहिए था? इधर एक और लाइन बना के चर्चे में टेबल और भी तुम्हें देना चाहिए। कॉपी करो, लानती हो।